Hello guys, welcome to Synopsis IS. I am Nivedita Datta. I have cleared UPSC mains in 2019. I have also done my masters in political science and I cleared UGC NET in political science. I have been teaching for the last 2 years. So, welcome to Mains in 300 Topics series. If you want to enroll into this series, please log into our website synopsisis.in जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आपको ये डाउट्स रहते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब शुरू करनी है, कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, हाउ डू यू मेक योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो ये सारे ही टॉपिक्स हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे इन मेंस इन 300 टॉपिक्स। सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड यू कैन सी मेंस इन 300 टॉपिक्स। आप इस पे जाइए और आपको यहाँ पे कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। जो भी हम कोर्सेज कवर करेंगे उसकी सारी पीडीएफ्स आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उन पे, एंड योर आंसर्स विल ऑल्सो बी रिव्यूड। सो please enroll into this series for more details. Okay, so let's start with today's topic. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है पोर्ट्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी इस साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग दी गई है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट में भी इसके बारे में बात हुई है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बात हुई है। दैट इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये आता है हमारी GS 3 में। यू कैन सी डायरेक्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एनर्जी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम पोर्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम रेलवेज भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो यू कैन गो थ्रू आवर प्रीवियस प्लेलिस्ट। सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में। तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ पीपीपी अग्रीमेंट्स इन लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन ट्रांसफर अनसस्टेनेबल लाइबिलिटीज टू द फ्यूचर। मतलब जो पीपीपी अग्रीमेंट्स है उसमें बैलेंस नहीं है। प्रेजेंट डे में तो हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा दे रहे हैं, पर क्या उसकी उतनी ही वैल्यू है फ्यूचर जनरेशन के लिए? और क्या अरेंजमेंट्स हम ऐसे कर सकते हैं टू इंश्योर कि जो फ्यूचर जनरेशन की कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो? तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते से ही लोगों को डर लग जाएगा कि इसमें क्या लिखे हम। हमें डरना नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पीपीपी जब भी क्वेश्चन आए पीपीपी पे तो आपको एक बैलेंस वाला डायग्राम क्वेश्चन पढ़ते से याद आ जाना चाहिए, जिसमें आप ऐसे बना सकते हैं एक बैलेंसिंग व्हील, जिसमें वन साइड यू विल राइट के प्रॉफिट्स एंड दूसरे साइड यू विल राइट सोशल सेक्टर। तो आपको दोनों को ही साथ लेके चलना है, बोथ प्रॉफिट्स एंड सोशल सेक्टर, ओनली देन पीपीपी अरेंजमेंट्स विल वर्क। इसके अलावा हमने और भी डायग्राम्स पढ़े थे, जैसे कि आप एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, अ ग्राफ in which you show on one axis time और दूसरे एक्सिस पे आप लिख दीजिए पीपीपी। So you can make a diagram like this. So with, और जो क्वेश्चन में है इस ग्राफ में आपको वही लिख देना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जनरेशन कैपेसिटीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो आप यहाँ पे लिखिए कि नॉट कॉम्प्रोमाइज। इफ इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज तो क्या होगा? दिस ग्राफ our profits will increase, but if it is compromised so with time our PPP profits will decrease. So this is a standard graph जो हमने सारे lectures में देखा है कि हम हर topic में use कर सकते हैं। बस आपको ये सीखना है कि कैसे हम इसको question में fit करेंगे। Okay, so let's see the next question. पीपीपी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है। एग्जामिन द डेवलपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर पीपीपी मॉडल। तो एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में है, तो इस बार डेफिनेटली पोर्ट्स डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सागरमाला काफी ज्यादा न्यूज में रहा है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इसलिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी के और क्या क्वेश्चन आया है। सो दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और सागरमाला के क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो बेसिकली आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स का एक सर्कल एंड यूल मेक अ सर्कल अराउंड इट, और आप इसको सोशल, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्कीम. Okay, moving forward, let's see what is the importance of port development in India. क्यों important है इंडिया के लिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कंट्री के लिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि कितना ट्रेड कर रही है एक कंट्री. ट्रेड कमोडिटीज में हम तभी समझ सकते हैं कितना डेवलप्ड उसका शिपिंग है, कितनी डेवलप्ड उसकी पोर्ट्स है. तो इंडिया में भी जो 95% हमारा ट्रेड बाय वॉल्यूम है वो थ्रू शिपिंग ही होता है. एंड 70% ऑफ द ट्रेड बाय वैल्यू, मतलब कितने पैसे आ रहे हैं, तो 70% जो हमारे ट्रेड से पैसे आ रहे हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से आ रहे हैं, थ्रू पोर्ट्स आ रहे हैं. एंड जो वॉल्यूम है कमोडिटीज के ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 95% वो सी रूट से आ रहा है. इसी स्टैटिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं कि पोर्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लेट्स सी दिस फैक्ट. 95% आता है ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% in terms of value is moved by the sea. Next, improvement in efficiency of ports and expansion of their capacity is essential to promoting growth in trade. तो ये हम समझ ही चुके हैं कि जितने अच्छे हमारे पोर्ट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा इन ट्रेड. ओके, सो लेट्स सी मोर पॉइंट्स के क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए. Port development plays a key role in fulfilling India's role in achieving global integration. Global integration की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेड की वजह से ही ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है. हम देखते हैं कि आजकल जब भी हम बात करते हैं कि क्या लड़ाई हो सकती है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, यूएस चाइना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि लड़ाई क्यों नहीं हो सकती है इज बिकॉज वो एक दूसरे पे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, तो वो आपस में नहीं लड़ सकते. ग्लोबल इंटीग्रेशन करवाता है ट्रेड, और ट्रेड होता है शिप्स के थ्रू, सी के थ्रू. दैट इज वाई जितना आपका ज़्यादा पोर्ट डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा आप ग्लोबली इंटीग्रेटेड होंगे. एंड पोर्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, एंड ये इसका सोशल फंक्शन है. अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको लिखने हो तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल में लिखना है. तो अभी हमने पॉलिटिकल में क्या पढ़ा कि ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है. इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड बाय वॉल्यूम है, तो हमारा अगर पोर्ट्स डेवलप्ड होंगे तो हमारा ट्रेड अच्छा होगा. एंड सोशल थिंग इज दैट यू हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज. अभी हमें फर्स्ट फ्यू लाइंस में ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं. दिस इज हाउ यू अप्रोच आंसर राइटिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी के इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं. वी हैव सम मेजर पोर्ट्स एंड वी हैव सम माइनर पोर्ट्स, और कुछ हैं जो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पोर्ट्स हम उनको बोलते हैं. वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया जो कि ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963. एक पोर्ट है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. एनोर पोर्ट is under Companies Act, and there are certain upcoming major ports under Sagarmala scheme also. We'll study Sagarmala scheme के वो क्या है. Apart from major ports, we also have certain minor ports. 12 माइनर पोर्ट्स भी है हमारे पास, और ये किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट जो हमारे पोर्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट इज इन विच शेड्यूल, इफ यू रिमेंबर प्लीज कमेंट. कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे पोर्ट्स. मेजर पोर्ट्स कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्ट्स एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि रिसेंट इयर्स में हमने देखा है प्रीलिम्स में ये काफी पूछा जाता है कि ये माइनर सैंड के बारे में क्वेश्चन आया था, मेजर मिनरल है या माइनर मिनरल है. देन पूछा था कि रूल्स कौन बनाता है सैंड माइनिंग के अगेंस्ट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं हमारे पोर्ट्स. मेजर पोर्ट्स इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनर पोर्ट्स इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, लेट्स सी कि आगे क्या हम देखेंगे. वील सी के कौन से मेजर पोर्ट्स हैं हमारे. लेट्स सी दिस मैप मोर केयरफुली. लेट्स सी दिस. या मेजर पोर्ट्स हमारे कौन से हैं, कितने मेजर पोर्ट्स हमने देखे थे कि 12 मेजर पोर्ट्स है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुजरात से.
कंडला पोर्ट इन गुजरात, ये बनाया गया था आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। सो कांडला पोर्ट इज द पोर्ट इन गुजरात। देन वी हैव इन महाराष्ट्र टू पोर्ट्स, मुंबई एंड जेएनपी। उसके बाद हमारे पास है गोवा में मोर्मुगांव port, and this is known for iron ores. If you have ever visited Goa, आपने देखा होगा बहुत सारी ships में iron ores का export होता है यहाँ से। Then we have Mangalore port. Then we have in Kerala Cochin. ये वो port है which is known for its spices, export in spices. Then we have Tuticorin in Tamil Nadu. And we also have Chennai port. ये दोनों ही हमारे पोर्ट है तमिलनाडु में। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में which is विशाखापट्टनम, and then we have Paradeep in Orissa and Calcutta in West Bengal. So these are our major ports. Going forward, let's see ports के क्या issues है हमारे. So let's see के क्या issues है. सबसे पहले है port congestion. So जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है हमारे मेजर पोर्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, एंड जो पोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी लो कंपेयर टू दैट। तो हमारी ट्रेड हमने देखा 95% वॉल्यूम आ रहा है हमारे मेजर पोर्ट्स में, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। सो 95% जो वॉल्यूम है इसमें से मोर देन 55% जो वॉल्यूम है वो मेजर पोर्ट्स पे ही आ रहा है, एंड मेजर पोर्ट्स है कितने, सिर्फ 12। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो जितना कार्गो आ रहा है उससे कम है, दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि पोर्ट्स में कंजेशन है। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड मॉडल। तो जो ओनरशिप है, हमने पढ़ा था कौन ओन करता है मेजर पोर्ट्स, सो इट वाज द इंडियन गवर्नमेंट जो कि रन करता है इनको, एंड इसलिए देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पोर्ट ट्रस्ट एंड प्राइवेट सेक्टर, with the former acting both as port regulator and provider of commercial services। तो जब दो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो आप ही रेगुलेटर है और आप ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो कैसे कोऑर्डिनेशन आएगा? आपको डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज सब लोग लें, और आप ऐसे रेगुलेशंस करेंगे जिससे कंपटीशन रिड्यूस हो, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पीछे हटेंगे। सो दैट इज वाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ काफी नाइंसाफी होती है, बिकॉज जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वही उसको पूरी तरह से मेजर पोर्ट्स को रन कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी दैट व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द इश्यूज। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम डोमेस्टिक ट्रैवल ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी कम है। जो कोस्टल शिपिंग है इन इंडियाज डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट इज मिनिस्क्यूल। ओके, सो जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है इन कोस्टल शिपिंग। मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, रेलवेज यूज़ करते हैं, एयरलाइंस यूज़ करते हैं, बट डू वी यूज़ कोस्टल शिपिंग एज मच फॉर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन? नहीं, हम मोस्टली रेलवेज यूज करते हैं, सो दैट इज वाई काफी कम है, जबकि हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनलैंड वाटरवेज भी आया है। तो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कोस्टल शिपिंग यूज करके अपना डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में भी शिपिंग इंडस्ट्री को ला सके। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी नेक्स्ट, हैपहैजर्ड इन्वेस्टमेंट है। क्या कोई पॉलिसी है जिसके अंडर इन्वेस्टमेंट हो रहा है पोर्ट्स में? तो नहीं, बहुत ही हैपहैजर्डली हो रहा है। मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट बहुत ही पीस मील वे में। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड विच यू कैन यूज, कि पीस मील वे में आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आपको होलिस्टिक देखना चाहिए, नॉट इन पीसेस। नेक्स्ट है पुअर आउटपुट है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप कैसे देखोगे कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है? सो आपने अगर बिना पढ़े टेस्ट दे दिया तो उस मार्क्स से क्या आपको कुछ समझ आएगा कि आपने आउटपुट कैसा दिया है? ओनली व्हेन यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी कि मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा या करूंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव दिस टेस्ट एंड देन यू गेट सम मार्क्स, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज कि वेदर आई एम गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट और नॉट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल होते हुए भी हमारा आउटपुट बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है। नेक्स्ट है सब ऑप्टिमल हिंटरलैंड कनेक्टिविटी। हिंटरलैंड कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जो पोर्ट्स हैं, उसकी कनेक्टिविटी बाकी इनर एरियाज से कैसी है। तो पोर्ट्स में अगर सामान आ गया ट्रेड का, तो क्या वो पोर्ट पे ही रहेगा?
नहीं, इट हैज टू गो टू द इंडस्ट्री जहाँ पे सपोज ये रॉ मटेरियल है, आयरन ओर आया है, तो आपको इसको इंडस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, तो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए थ्रू रोड और रेलवेज। तो क्या वो कनेक्टिविटी है? तो नो, दैट कनेक्टिविटी इज मिसिंग। देन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट एट पावर विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अभी भी हमें अपने पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है ताकि वहाँ पे कॉस्ट कम हो एंड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो। एंड देन देर आर पुअर इंसेंटिव्स। जो पोर्ट्स में डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनको इतना इंसेंटिव नहीं है कि वो पोर्ट को अच्छे से डेवलप करें। Lack of clarity in regulatory structure. So there is no clarity, no comprehensive strategy, and there are limited number of private investors. तो हमने इतने सारे disadvantages देखे, हमने देखे कि कैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। सो दैट इज वाई जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, क्या वो इन्वेस्ट करेंगे? सो नो, दैट इज वाई लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल उनके लिए feasible नहीं है। So these are some of the disadvantages that we have in our port development in India. Let's move forward and see the next topic. So let's see the structural issues. सबसे पहले है कि हमारे जो पोर्ट्स है वहां पे हैवी सिल्टिंग होती है और इनएडिक्वेट ड्रेजिंग कैपेसिटीज है, जो कि देखा गया है रिवरीन पोर्ट्स में। रिवरीन पोर्ट्स होते हैं जो कि रिवर्स के पास होते हैं पोर्ट्स। तो इसमें हैवी सिल्टिंग देखा गया है क्योंकि रिवर्स जो है वो बहुत सारा सिल्ट अपने साथ लेके आते हैं। बट जब आपको पोर्ट बनाना है तब आप चाहेंगे कि वो सिल्ट हटा दिया जाए ताकि वहां पे शिप्स आ सके अंदर इनसाइड द पोर्ट। तो हैवी सिल्टिंग जो है उसको हटाने के लिए यू नीड ड्रेजिंग, बट वी डू नॉट हैव इनफ ड्रेजिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है जो मैकेनाइजेशन है वो काफी पुअर है। जैसे हम एग्रीकल्चर में भी बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स नहीं है। सिमिलरली जो पोर्ट्स हैं उसमें भी मैकेनाइजेशन काफी पुअर है। अभी भी काफी चीजों पे मैनुअल हैंडलिंग हो रही है एंड वी नीड कि ज्यादा मैकेनाइजेशन हो। फिर कंजेशंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो कंजेस्टेड है, बट हमारे रोड्स जो कनेक्ट कर रहे हैं उन पोर्ट्स को वो भी काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जेएनपी हमने पोर्ट देखा था, वेयर वाज दिस? इन महाराष्ट्र। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी ज्यादा डिलेज होते हैं क्योंकि रोड कनेक्टिविटी में भी कंजेशन है। नेक्स्ट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज है क्योंकि जो पोर्ट्स है वो ट्रस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, और हमने अभी देखा था कि ट्रस्ट मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स है। तो गवर्नमेंट खुद ही ओनर है और ऑपरेटर है, और इसी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई ट्रस्ट मॉडल को भी हमें हटाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी के आगे क्या है। नेक्स्ट हमारे कुछ और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सो वी हैव अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बट उसको हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैकेनाइजेशन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है। देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म टैरिफ स्ट्रक्चर विच मेक्स सम पोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव। तो आपको एक यूनिफॉर्म टैरिफ सिस्टम रखना है कि कितने, इस पोर्ट में अगर इतने शिप्स आ रहे हैं तो कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, कितना टैक्सेस लगेगा। दिस हैज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पोर्ट्स, बट ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ पोर्ट्स को अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, वो उनको प्रॉफिट्स उतने नहीं मिलते हैं जितने बाकी पोर्ट्स को मिल रहे हैं। Then we have high turnaround time. Is the turnaround time is as high as 3 to 4 days compared to average time of 6 to 7 hours in other developed ports. Because जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, क्लियरेंस है, वो काफी ज्यादा है। तो टर्न अराउंड टाइम होता है कि कितने टाइम में एक शिप अगर आई, उसने अपना सामान रखा एंड इन हाउ मच टाइम इज इट फ्री टू टेक न्यू गुड्स एंड गो। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है ये 3 to 4 डेज है इंडिया में, जबकि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में इट इज 6 to 7 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा इस टाइम लैग की वजह से। और ये क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस प्रोसेस बहुत ज्यादा कम्परसम है। तो हमें इसको भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एंड इसी के आगे सिमिलर पॉइंट है कि रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डिलेज है। कभी भी रेड टेपिज्म अगर आपको लिखना हो या ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन आए या आपको पूछा जाए कि डिलेज है बहुत ज्यादा, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस: ABCD, एंड देन यू कैन राइट अवॉइड, बाईपास, डिले,
एंड सी इज कंफ्यूज। तो ए बी सी डी मतलब अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज एंड डिले, ये स्ट्रैटेजी होती है ब्यूरोक्रेसी की, कामों को डिले करने की। तो ये कभी भी आप रेड टेपिज्म लिखेंगे उसके आगे आप ए बी सी डी लिख सकते हैं विथ अ box, and it will give fetch you definitely one extra marks, and that is what you need to clear. Basically most of the people fail to get those extra 1.5 marks which will make you clear the exam. Okay, so let's move forward and see what are the recent developments. So in recent developments we have, there has been a renewed focus on port led development, क्योंकि हमने अभी देखा कि कुछ issues हैं, and we've also seen that it is very important that we have this development. So that's why let's see what are the measures that the government is taking ताकि हम ports को और develop कर सके. So the first one is Major Port Authority Bill 2020 में रिलीज किया गया है, जिसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये एक चैलेंज है जो आपको सारे क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है, और आप एक डायग्राम भी बना सकते हो कि वी हैव सेंटर, वी ऑल नो दिस, बट एग्जाम में इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये आता नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। सो फ्रॉम सेंटर इट विल गो टू states, and from states it will go to respective authorities. तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्ट्स, ओके, इन कोस्टल सिटीज। तो कोस्टल सिटीज के पोर्ट्स हम ऐसे लिख देंगे। तो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, सो यू कैन राइट लाइक दिस, दैट दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। सो दिस इज व्हाट वी नीड। अ डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन हैज बीन मेड इन मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020। मोर ऑटोनॉमी दी गई है प्राइवेट प्लेयर्स को। वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ के प्राइवेट प्लेयर्स की क्या प्रॉब्लम है ट्रस्ट मॉडल होने की वजह से, तो मोर ऑटोनॉमी दी जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स को। फिर नेक्स्ट है कि एक हम सेटअप करेंगे सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, ताकि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में रिजॉल्व हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम रिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट इज, ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा 1963 के एक्ट को, जिसमें टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी जो कि डिसाइड करता है कि क्या टैरिफ्स होंगे जो भी शिप्स आएंगे उनके। तो इस बॉडी को रिप्लेस करने की बात की गई है। तो जो मेजर पोर्ट्स के बोर्ड्स होंगे, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या टैरिफ्स होने चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में। और तो टैम्प क्या है, इज अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि सेटअप क्यों किया गया था, ताकि वो टैरिफ सेट कर सके पोर्ट्स के। बट अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेशनल और कमर्शियल मैटर्स में ये ओवरबर्डन था, एंड इट वाज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। दैट इज व्हाई टैम्प विल बी रिप्लेस्ड। सो दीज वर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल that has been introduced in 2020. Next, बहुत important scheme है सागरमाला project. So like Bharatmala, if you remember what is Bharatmala, please comment. So सागरमाला project क्या है? Port led development के बारे में। हमने देखा कि कैसे पोर्ट्स जितने डेवलप्ड होंगे, एफिशिएंट होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा। कनेक्टिविटी मतलब जो पोर्ट्स हमारे कोस्ट हैं, वहां पे हमने काफी सारे मेजर पोर्ट्स देखे, तो ये मेजर पोर्ट्स अंदर से बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी कनेक्टेड होना चाहिए थ्रू रोड्स, रेलवेज एंड इनलैंड वाटरवेज। सो कनेक्टिविटी को हम एनहांस करेंगे। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स, तो पोर्ट्स के, क्योंकि पोर्ट से ही हम ट्रेड कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स का, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये पोर्ट्स को अगर हम लिंक कर दें अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स। सो दैट इज व्हाई पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। और पढ़ते हैं सागरमाला के बारे में। So the next goal is to provide infrastructure for transporting goods from and to the ports. तो ताकि हम जल्दी से जो भी हमारे गुड्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके अंदर जो हम सागरमाला के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट है कि जो कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स है हमें वो लेने हैं, ताकि हम मॉडर्नाइज करें। अब ट्रेड तो वन साइडेड नहीं होता कि सिर्फ इंडिया का ट्रेड है। We are trading with other countries. For example, USA is importing something from here. इंडिया से वो import कर रहा है, suppose cotton import कर रहा है इंडिया से,
सो अगर इंडिया के शिप्स एफिशिएंट नहीं होंगे, अगर यूएसए में हमारा कॉटन पहुंचने में 3 to 4 days लग रहे हैं एंड ऑन दी अदर हैंड चाइना इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग कॉटन टू यूएसए एंड इट इज एक्सपोर्टिंग बहुत जल्दी, विद इन अ डे अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली यूएसए विल बी मोर हैप्पी विद द कॉटन गिवन फ्रॉम चाइना। इसलिए हमें कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रख के मॉडर्नाइजेशन करना होगा ताकि हमारे डिलेस कम हो। नेक्स्ट इज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, एक डेवलप करेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे सारे पोर्ट्स डेवलपमेंट को ओवरसी करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैरिटाइम इंडिया समिट 2016 में किया गया था। दिस वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड इट वाज हेल्ड इन मुंबई। सो व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट करने से क्या होगा, काफी लोगों को पता चलेगा और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो ये करने से हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम शोकेस कर सकते हैं एंड वी विल शो दैट पोर्ट्स इन इंडिया आर एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और क्या इनिशिएटिव्स है, सर्टेन स्पेशल इनिशिएटिव्स भी है जो पोर्ट्स में लिए गए हैं। तो मेजर पोर्ट्स आर टेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग मोर देन 150 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी इन द नेक्स्ट 5 years। दिस इज देयर टारगेट। और फोकस क्या है, फोकस इज गिविंग ऑन सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, क्योंकि एसईजेड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फ्रीली ट्रेड हो पाएगा and coastal economic zones around the major ports. So we have to develop SEZ and coastal economic zones. Let's move forward and see the way forward. अब आगे क्या है? So we have already discussed why ports are important, क्या हमारे struggles है in our ports, and we have seen कि क्या government initiatives है। तो अब हम क्या way forward दे सकते हैं? So one thing that we can write is that there are certain recommendations given by National Transport Development Policy Committee। तो क्या recommendation है? तो 4 to 6 मेगा पोर्ट्स होने चाहिए विद इन द नेक्स्ट 20 years, जो कि बहुत ज्यादा हैंडल कर सके कैपेसिटी। राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे हमारे पोर्ट्स में कंजेशन है, तो उस कंजेशन को ओवरकम करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 20 years वी शुड हैव सम मेगा पोर्ट्स। नेक्स्ट इज वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द पोर्ट ट्रस्ट टू स्टैट्यूटरी लैंडलॉर्ड पोर्ट, जिसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो अभी क्या है, ओनर भी है और वो ऑपरेशंस भी मैनेज कर रही है। इसलिए हमने देखा था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो कि रेगुलेटर है, गवर्नमेंट ही है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट ओनर हो, रेगुलेटर हो, बट जो ऑपरेशंस है वो कौन करे, प्राइवेट प्लेयर्स हैंडल करे। इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो नहीं होगा एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज जो टर्मिनल ऑपरेशंस है वो पोर्ट ट्रस्ट को दे देने चाहिए एंड इट शुड बी कॉर्पोरेटाइज्ड। दैट मीन्स कि आपको गवर्नमेंट कंट्रोल हटाना है फ्रॉम टर्मिनल ऑपरेशंस। टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होता है, अगर ए ओरिजिन है एंड बी इज द एंड, तो ये दोनों ही ए एंड बी टर्मिनल्स हैं। अब टर्मिनल्स में क्या ऑपरेशन होगी, लोडिंग अनलोडिंग के ऑपरेशंस होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंसेस होंगे। तो ये सारा जो ब्यूरोक्रेटिक डिले था, हमने चैलेंजेस में पढ़ा था, रेड टेपिज्म था, इसको एंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो टर्मिनल वाली एक्टिविटीज हैं दैट शुड बी गिवन टू अ कॉर्पोरेट एंटिटी, अ प्राइवेट प्लेयर, सो दैट देयर इज मोर एफिशिएंसी एंड लेस डिले। और हमें क्या करना चाहिए, रेल और रोड कनेक्टिविटी जो है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि पोर्ट्स की और इम्पोर्टेंस बढ़े। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, so let's see. नेक्स्ट इज दैट वी हैव टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो मैकेनाइजेशन है हमारे पोर्ट्स का उसको अच्छा करना चाहिए ताकि जो कैपेसिटी आ रही है हमारे ट्रेड की, 95% वॉल्यूम ट्रेड का शिप्स के थ्रू आ रहा है। सो इसको हैंडल करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो हमें बनाना है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैकेनाइजेशन। फिर हमें स्पीडिंग करनी है ताकि जो टर्न अराउंड टाइम है, हमने डिस्कस किया था कि कैसे टर्न अराउंड टाइम इन इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट। बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में वो आवर्स में है, 4 to 6 hours, बट इन इंडिया वी हैव 3 to 4 days। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें जो ट्रेड फैसिलिटेशन है उसको एनहांस करना पड़ेगा, स्पीड करना पड़ेगा। देन वी नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच
राइट नाउ वी आर डिस्कस्ड कि कैसे कुछ पोर्ट्स के टैरिफ्स डिफरेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ पोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए और मल्टी मॉडल पोर्ट डेवलपमेंट चाहिए। फिर हमें रिलैक्सेशन देना है ऑफ कैबोटाज। सो व्हाट इज कैबोटाज? कैबोटाज इज सी के लॉज। सो आप कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस है देन दैट इज कॉल्ड एज कैबोटाज। तो रिलैक्सेशन होना चाहिए इसका, सो दैट मोर एंड मोर ट्रेड कैन बी डन, so that we can enhance our shipping capacity. And then we need certain new policy reforms, जैसे कि new land policy हमें लाना चाहिए for the major ports. Apart from that, we also have to establish a port regulator for all ports. तो जो हमने देखा था major ports amendment bill, so in that they have also talked about कि जो हर पोर्ट है, हमने देखा था 12 मेजर पोर्ट्स है, तो अभी क्या है, ये पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। बट रिकमेंडेशन क्या है कि आप हर पोर्ट के लिए एक बोर्ड बनाएं और वही बोर्ड इसके टैरिफ्स डिसाइड करेगा। सो हर पोर्ट के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर देना चाहिए हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रोसेस, ताकि स्पीड अप हो, टर्न अराउंड टाइम कम हो। एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स, क्योंकि हमने एक चैलेंज देखा था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हैपहैजर्डली हो रहा है, प्रॉपरली चैनल नहीं है, कोई सेट प्लान नहीं है। इसलिए we need an SPV which can make our investment in ports. And finally, we need to develop more major new ports because काफी ज़्यादा congestion है हमारे already established ports में. So after doing all of this analysis, we have a fair idea of all the points related to ports. अब हमें finally एक conclusion देखना है. So let's see what we can write in our conclusion. तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, जब भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में या GS3 में कोई भी क्वेश्चन आएगा जो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, जिसके काफी ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसमें आप इस साल के लिए तो डेफिनेटली ये लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द की टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। ये जो है ये गवर्नमेंट का मेजर एम है। तो आप कंक्लूजन में इसको मेंशन करेंगे तो इट विल गिव यू डेफिनेटली फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। So this is what you can write. Another point we had discussed is कि आप SDG गोल लिख सकते हैं। एक तो आप गवर्नमेंट पॉलिसी लिख सकते हैं, दूसरी चीज कंक्लूजन में यू कैन राइट दैट these measures will help us achieve sustainable development goals, and it's very important that you remember कि कौन सा sustainable development goal achieve होता है by this. So life below water में हम blue economy के बारे में बात करते हैं. So tell me which SDG goal it is in the comment section below. So next we can write that apart from reviving ports, हम और क्या कर सकते हैं कि हम उसको मैरिटाइम ट्रेड के लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट, government has considered it as an inevitable part of Make in India also. So government schemes definitely you can quote, and you can quote SDG goals. This make a good conclusion. So that is it for infrastructure ports. See you in the next lecture. Thank you.